और ये चीज समझना कि वो डिफरेंसेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें समझना जरूरी है कि वो डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो न्यूरो डाइवर्सिटी क्या होता है? तो न्यूरो डाइवर्सिटी क्या होता है? बेसिकली हर इंसान का ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। अब हम ये सोचते हैं कि आप अगर इंसान हो तो आपको कुछ चीजें आनी चाहिए, कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीके से आप बात करोगे, आप इंटरैक्ट करोगे। और अगर कोई इंसान वैसा नहीं करता है तो हम कहते हैं ये बड़ा अजीब है। ये अजीब शब्द हमने कभी ना कभी बोला है, हम सब ने, और कभी ना कभी सुना भी है ना? बस इसलिए क्योंकि कुछ अलग है। अब आज आप सब अलग अलग रंग के कपड़े पहन के आए हो, ठीक है। अब समझ लीजिए कि मुझे एक रंग पसंद नहीं है या मेरा एक फेवरेट कलर है, तो हर वो इंसान, मेरा फेवरेट कलर नीला है, तो हर वो इंसान जो नीला नहीं पहन के आया उसने कोई अजीब रंग पहन लिया है क्या? नहीं, हर रंग हर एक के पसंद के हिसाब से उसके लिए वो सही है, ठीक है। तो यही है समझना कि सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, भाई बहन के भी अलग अलग होते हैं, है ना? तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके भी अलग होते हैं फिंगरप्रिंट्स। तो उसी तरीके से हर इंसान का ब्रेन अलग होता है, वो यूनिक होता है, एक ही होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारे सबके ब्रेन्स की जो वायरिंग है, आप सबको पता है कि ब्रेन से नर्व्स निकलते हैं, ये आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह सोच लो इसको। तो वायरिंग, जैसे हम हमारे एमईएस के घरों में रहते हैं, तो हर एमईएस के घर की वायरिंग अलग तरीके की होती है ना? कभी आप लाइट का स्विच ऑन करते हो तो फैन चल जाता है, ठीक है। तो वो एमईएस की वायरिंग है ना, ये होता है, ठीक है। हम गर्म की तरफ टैप को घुमाते हैं तो ठंडा पानी आता है, ठीक है, पर पानी तो फिर भी आ ही रहा है ना। और हम इसको चला रहे हैं इतने सालों से, हमें पता है कि अगर हमें ठंडा पानी चाहिए तो हमें गर्म की तरफ घुमाना है तो ठंडा आ जाएगा। हमने इसको मान लिया है, ठीक है। अब ये मजाक की बात है, पर कहने का मतलब ये है कि जो वायरिंग है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो सब हम देखेंगे, पर इसके वजह से हर कोई अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। ओके, अब हर स्लाइड को मैंने हिंदी में भी करा है, अगर आप में से कोई स्क्रीन हो, ये आपके ऊपर है। अगले बार से मैं थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए रखूंगी हिंदी वाला स्लाइड, ठीक है। तो ये अभी हम सारी ये समझ गए कि न्यूरो डाइवर्सिटी, ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स के न्यूरो डाइवर्सिटी, ये जो मैंने बोला कि अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से बिहेव करते हैं, ये सब क्या क्या होता है। तो अब ये पहला वाला जो है ये ऑटिज्म। ऑटिज्म वर्ड आप में से कितनों ने सुना है? कितनों ने सुना? दो ही है, और कोई है? हाथ उठाइए। मुझे ये जानना है कि ऑडियंस में कितने परसेंट को पता है। मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या पता है आपको, ठीक है। तो बस 4 है जिनको ऑटिज्म पता है यहाँ पे, ओके। तो अब ऑटिज्म बहुत कॉमन चीज है। तो ऑटिज्म क्या है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आप समझ लीजिए कि एक कांच की बर्नी है, ठीक है, और कांच के बर्नी के अंदर बच्चा है और आप बर्नी के बाहर हो। आप बच्चे को देख पा रहे हो, बच्चा आपको देख पा रहा है, ठीक है। लेकिन उस बच्चे की दुनिया वो कांच की बर्नी है, उसको बाहर की दुनिया नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो बाहर की दुनिया में जो भी हो रहा है, आवाजें हैं, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, वो उस बच्चे तक नहीं पहुंच रही है, वो उसी में है, वो अपनी दुनिया में है। इसीलिए जब हम एक ऑटिज्म, अब ये ऑटिज्म जो है ये बहुत बहुत सारे
टर्म बनाया जाता है। तो सारे बच्चे ऑटिज्म वाले एक जैसे नहीं दिखेंगे या एक जैसी हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है। और बड़ों को भी ऑब्वियसली, जो बच्चे को है वो बड़ा होगा जब उसको वो प्रॉब्लम रहेगी। ये कोई क्योर, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें से कोई भी चीज बीमारी नहीं है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, ये बस डिफरेंट है। तो अब वो जो बच्चा है, अगर वो बाहर की दुनिया नहीं समझ सकता तो फिर क्या होगा? तो क्या वो सोसाइटी में फिट हो पाएगा? क्या उसको समझ में आएगा कि कब उसको सॉरी बोलना है, कब थैंक यू बोलना है, कब मुस्कुराना है, कब खड़े होना है, कब बैठना है, किस तरह से खाना है? ये चीजें उसको नहीं समझ आएंगी और उसको लोग क्या बोलेंगे? अजीब। लेकिन वो अजीब नहीं है, वो अपनी दुनिया में वो सही है, उसके लिए आप अजीब हो। समझ रहे हो? तो ये ऑटिज्म है, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझने की बात ये है कि अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है तो वो आपसे आंखें नहीं मिलाएगा, या अगर अभी इसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, डिपेंडिंग कि उसको कितने सपोर्ट की जरूरत है। अब ये बच्चा नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम बस इतना है कि वो हमारे समाज में बैठ नहीं पा रहा है ना। तो अगर आप उसकी दुनिया में उसे रहने दोगे और उस दुनिया में उसको अगर आप आगे बढ़ने के लिए जो तरीकों की जरूरत है वो उसको सिखाओगे, तो फिर वो बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन आप अगर उसको इस चीज से चिढ़ते रहोगे कि वो बाकियों की तरह क्यों नहीं है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपकी दुनिया उसकी दुनिया अलग है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि कितना सपोर्ट चाहिए बच्चे को। अगर लेवल 1 पे है तो वो बच्चा आसानी से पता नहीं चलेगा कि इसको ऑटिज्म है, आपसे आंखें भी मिला लेगा, थोड़े देर बाद बात करते करते इधर उधर देखने लगेगा, कुछ चीजों में अजीब तरीके से पेश आएगा, आपको लगेगा कि ये कुछ अलग कर रहा है। और जो लेवल 3 वाले होते हैं वो बिल्कुल ही समाज में फिट नहीं हो पाते अपने आप। तो अगर वो बच्चा यहाँ पे खड़ा है तो आप दूर से भी बोल सकते हो कि इसमें कुछ तो ऑफ है, लेकिन ऑफ नहीं है, वो अलग है, बहुत अलग है आपसे, ठीक है। तो अब इसके अलावा बाकी ये ऑटिज्म थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी चीजें उस हिसाब से आसान है। ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। अब ये बेसिकली क्या है कि बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है और बहुत कूदता रहता है। अब इस हिसाब से तो हर बच्चे को ADHD है, लेकिन नहीं, बच्चा बचपन में ये करेगा, धीरे धीरे बड़ा होते होते संभलने लगेगा। बट 7-8 साल की उम्र में ADHD सबसे ज्यादा दिखने लगता है। और जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर एक बच्चा कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो वो बच्चा एक जगह पे खड़े रह के कपड़े पहनेगा, भले टाइम लगाए लेकिन एक जगह पे। ADHD वाला बच्चा क्या करेगा? पैंट लेगा और वो पूरे घर में घूमता रहेगा, या तो उस कमरे में अगर आपने दरवाजा बंद कर रखा है तो वो उस कमरे में गोल 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 घूमता रहेगा, सर्कल्स में घूमते रहेंगे वो बच्चे। पैंट पहनने की कोशिश कर रहा है और फिर वो पैंट पहनते पहनते वो भूल जाएगा कि वो क्या कर रहा था, सिर्फ पैंट पहनेगा और कुछ और करने निकल पड़ेगा, क्योंकि उसका अटेंशन खत्म हो गया। तो एक कॉमेडियन ने अपने वाइफ के बारे में, जिसको ADHD था, उसके बारे में ये बोला था कि मेरी वाइफ को ADHD है, तो मेरे घर पे एक नॉर्मल दिन कैसा दिखता है? मैं काम पे जाता हूँ, मेरी बीवी डिसाइड करती है कि मैं आज साफ सफाई करूंगी, तो वो वैक्यूम क्लीनर निकालती है, साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई करते करते उसको दिख जाता है कि सेंटर टेबल का एक पैर टूटा हुआ है, तो वो वैक्यूम क्लीनर को बिना बंद किए उसको ऑन छोड़ के वो सेंटर टेबल का पैर ठीक करने में लग जाती है। क्यों? उसका फोकस डाइवर्ट हो गया। वो पैर ठीक करने में लग जाती है तो वो देखती नहीं है कि टेबल के ऊपर कॉफी का मग रखा हुआ है और वो कॉफी का मग गिर जाता है, और वो कॉफी के मग में जो कॉफी है वो कारपेट पे गिर जाता है। फिर वो उस टेबल को तिरछा छोड़ देती है और वो कॉफी को साफ करने के लिए टिश्यू लेने भागती है,
और वो टिश्यू लेने जाती है तो उसको रियलाइज होता है कि टिश्यू खत्म हो गया है घर पे, तो वो घर खुला छोड़ के, कॉफी गिरे हुए कारपेट पे, वैक्यूम क्लीनर ऑन छोड़ के वो टिश्यू लेने दुकान पहुंच जाती है। अब जब मैं घर वापस आता हूँ ऑफिस से, तो मुझे मेरा घर एक क्राइम सीन की तरह दिखता है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर ऑन है, घर खुला है, वैक्यूम क्लीनर ऑन है, टेबल टूटा हुआ है, कॉफी गिरा हुआ है कारपेट पे और घर से बीवी मिसिंग है। और ये कोई क्राइम सीन नहीं है, ये एक ADHD पेशेंट या ADHD वाले इंसान का नॉर्मल जिंदगी है, ये उसके लिए नॉर्मल है। फोकस ही नहीं है एक चीज से दूसरे में, एक चीज से। अब आप बताइए कि बच्चे ये चीज करेंगे 2-3 साल के, बट बड़े होते होते संभलने लगेंगे। तो ये होता है ADHD। ये जो छोटे छोटे एनेक्डोट्स है, ये इसीलिए है क्योंकि ये समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं इनसे आपको समझाने की कोशिश करूंगी। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया के बारे में मुझे लगता है सबको पता है, तारे जमीन पर देखा है आप सबने, ठीक है? तो उसके लिए कैसे अक्षर उल्टे सीधे इधर उधर घूमने लगते थे, है ना? तो वही है, जिसने नहीं देखा है जाके देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत पुरानी है अभी अब के हिसाब से, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। तो डिसलेक्सिया में बच्चे को पढ़ने नहीं होता है, और अगर आप उसकी नजरों से देख सको तो पता है क्या होता है कि अक्षर लिटरली, मतलब साइंटिफिकली देखा गया है कि अक्षर उस बच्चे को ऐसे उल्टे लटके हुए, कभी घूमते हुए, कभी उछलते हुए ऐसे नजर आते हैं, तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, रीडिंग नहीं कर पाता है, ठीक है? और ये बड़ों को भी होता है, बचपन से रहता है, बड़े होते होते भी। तो इस बच्चे को रीडिंग नहीं आती है, आप इसको, फिर हम डांटते हैं, पढ़ नहीं रहे हो, बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ना ही नहीं है, बस टीवी देखनी है पूरे दिन। वो कैसे पढ़ेगा? टीवी देखते वक्त तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अरे क्योंकि वो पिक्चर्स है ना, वो अक्षर नहीं है, तो वो बच्चा वीडियो से सीखता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता। पर आप पढ़ के सुना दोगे तो वो समझ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में, लेकिन पढ़ने में प्रॉब्लम है। ऐसे ही वो जो बच्चा है जो यहाँ पर दिख रहा है, ये बच्चा बड़ा उदास है, क्यों? क्योंकि उसको लिखने बोला गया है, इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। जैसे ये डिसलेक्सिया हो गया, ये हो गया डिस्ग्राफिया। और उसकी किताब कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ स्मॉल लेटर्स, कुछ कैपिटल लेटर्स, बिल्कुल लाइन में नहीं लिखेंगे वो बच्चे, कुछ के साइजेस बड़े होंगे, कुछ के साइजेस छोटे होंगे, स्पेसिंग नहीं दे पाएगा बच्चा, उंगली रख रख के स्पेसिंग करनी पड़ेगी, तो लिखने में दिक्कत आती है इनको। पढ़ना आता है या पढ़ना ना भी आता हो, ये भी हो सकता है कि दोनों प्रॉब्लम्स हो बच्चे को, ठीक है? तो ये होता है। अच्छा, अब ये डिस्प्रेक्सिया, इसमें ये जो ये कागज कैसे बने हुए हैं ना, आप समझ लीजिए कि आपने एक डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे को अगर कागज दी और बोला कि इसको आधे में फोल्ड करो, तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्रेक्सिया में मोटर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी क्या, हाथ पैर का जो हम एक कोऑर्डिनेशन में, आप अगर डांस में भेज रहे हो बच्चे को, तो हाथ और पैर एक तरीके में चलने चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है बच्चों में। तो डिस्प्रेक्सिया वाले बच्चे बहुत ज्यादा गिरेंगे, उनको चोट बहुत ज्यादा लगती रहेगी, क्योंकि अभी मैं इधर से उतरने की कोशिश करूंगी तो मैं देखूंगी यहाँ पे कि अच्छा इतना नीचे है सीढ़ी, तो मैं उस हिसाब से पैर डालूंगी, पर उसको वो अंदाजा नहीं है कि कितना नीचे पैर डालना है। वो या तो कम डालेगा या तो ज्यादा डालेगा और वो गिरेगा, उसको इधर उधर ठोकर लगती रहेगी। अब इधर से जाते वक्त मैं इसके नजदीक से नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे लग सकती है, पर उस बच्चे को ये समझ नहीं है। तो ये होता है डिस्प्रेक्सिया। ये एक बड़ी इस पर मैं बाद में आती हूँ। ये है डिसकैल्कुलिया। आप देख सकते हो इसमें कि नंबर्स का प्रॉब्लम होता है इन बच्चों को, 1 2 3 4 आता है उनको, पर कैलकुलेशंस नहीं आते हैं। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उनको समझ में आ रहा है। आप अगर उनको बोलो कि 2 चॉकलेट थे और पापा ने 4 लाके दिए, कितने बने, तो वो आपको ये बोल पाएंगे कि मुझे 2 और 4 को जोड़ना है, ऐड करना है, लेकिन वो ऐड करने में दिक्कत आएगी। अब कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है, 2 और 4 भी नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे डबल डिजिट्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि
अगेन ये लिटरली ये दिखाया गया है कि कैसे दिखता है उनके लिए, नंबर्स उल्टे लगते हैं। हाँ ये भी एक चीज है कि बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम्स ऑटिज्म है, एडीएचडी है, वो कई बार ना मिरर राइटिंग करते हैं। मिरर राइटिंग यानी क्या, जैसे हम छोटे अक्षर में बी लिखते हैं, बी और डी हम उल्टा लिखते हैं, करेक्ट, एक तरफ बी हो गया एक तरफ, तो वो हमेशा उल्टा लिखेगा बच्चा, ठीक है, एम को उल्टा लिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3 लिखा गया, आपको दिख रहा है ये उल्टा लिखा हुआ है। तो हर बच्चा इनिशियली करता है, बट अगर ये कंटिन्यू हो रहा है तो फिर ये सोचने वाली बात है, इसको मिरर राइटिंग बोलते हैं। जैसे कि आप आईने में अगर उसको पकड़ो तो कैसे नजर आएगा, वो वैसे लिखता है। और उसी तरह से आप एडिशन वगैरह देखिए तो उसको मतलब ये उसने साइन लिखा हुआ है पर वो कंफ्यूज हो रहा है, ये इधर नंबर्स ही उसके उड़ गए हैं। तो मतलब आप सोचो कि ये कैसा उसके दिमाग में फील होता होगा, वो ये नहीं कर सकता है, उसके पास ये कनेक्शंस नहीं है। जो मैंने कनेक्शंस की बात करी थी ना पहले, वो वाला उसके पास है ही नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसकैल्कुलिया, यानी कैलकुलेशंस करने की प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बहुत ही ब्रिलियंट चीज है, सिनेस्थेसिया बोलते हैं इसको। आपको मैं अगर बोलूं कि कोई इंसान है जो रंगों को टेस्ट कर सकता है, रंगों को सूंघ सकता है, म्यूजिक देख सकता है, तो आप बिलीव करोगे? लेकिन ये होता है, इसको क्रॉस वायरिंग कहते हैं। जो सुनने वाली चीज है वो कनेक्ट हो गया सूंघने वाले डिपार्टमेंट के साथ, जो आपको देखना है वो कनेक्ट हो गया सुनने वाले के साथ। तो अब ये जो लोग होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, वो होते बहुत ब्रिलियंट है। आप सोचो कि कोई इंसान अगर गानों के तरानों को देख सके, सिर्फ सुनना नहीं, देख सके, कलर्स को वो मतलब सिर्फ देख के नहीं, वो सूंघ के पहचाने। आपने नीले रंग की साड़ी पहनी है, ये सूंघ के पहचाने, तो वो किस लेवल का आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन इनको चैलेंजेस आते हैं बहुत ज्यादा। क्यों? अब आप सोचो कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाले कनेक्शन वाली चीज अगर मुझे है, चैलेंज है, तो अभी मुझे यहाँ पे कितनी आवाज सुनाई दे रही है। क्यों? कितने रंग है इस रूम में, वो सारे रंग मेरे लिए आवाज है, मेरे कान में गूंज रहे हैं। आप सबने जितने रंगीन कपड़े पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है, लिपस्टिक लगाई है, वो सारी चीजें मेरे कान में आ रही है। तो ये उसीलिए लिटरली उनकी दुनिया हमेशा ऐसी रहती है, कलर्स का एक ब्लर, आवाजों का एक ब्लर, कोई भी चीज साफ नहीं हो पाती है। वो ऑटिस्टिक नहीं है पर फिर भी वो अपनी दुनिया में कैद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा, मूड रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम है, ये ऑटिस्टिक और एडीएचडी दोनों बच्चों को, दोनों लोगों में ये होती है। सडनली अगर यहाँ से जाते जाते ठोकर लग गया तो भी वो इतने जोर से चिल्लाएंगे मानो कि जैसे हड्डी टूट गई, और जाके अगर गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया तो भी उसी लेवल पे चिल्लाएंगे। और हम माओ को पता होता है, हम ना बचपन से कभी ऐसे बोलते हैं, इतनी सी चीज के लिए इतने जोर से कौन चिल्लाता है, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या बात। पर उसके पास है ही नहीं वो लेवल, जो रेगुलेटर है ना, फैन का रेगुलेटर होता है हमारा। तो आप सोचो कि अगर पंखे का रेगुलेटर है ही नहीं आपका, आप स्विच ऑन करो तो वो 5 पे चले और ऑफ कर दो तो बिल्कुल चलना बंद कर दे। उसका मूड रेगुलेशन ऐसा है। और ऊपर से मूड स्विंग्स, अभी खुश, सडनली रोने लग जाए, रो रहा है, सडनली खुश हो जाए, रोने लगे तो रोता रहे। किसी की मौत हुई है, उस घर में गया है, वहां पे बैठ के कुछ और याद करके हंसने लगा। लोगों को लगता है ये कैसा इंसान है, ये कोई हंसने की जगह है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं कि ये हंसने की जगह है ही नहीं, है ना।
तो ये सारे ये है, लेकिन अभी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीमारियां नहीं है, दीज आर जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, ये बस सोचने समझने के अलग अलग तरीके हैं। यही चीज इस पूरे स्लाइड में मैंने समझाने की कोशिश की है, और ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझना, क्योंकि आप में से जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं वो माँ हैं या तो बनेंगी, और आप जब माँ बनते हो तो उसके साथ आप बाय डिफॉल्ट टीचर भी बन जाते हो, है ना। तो बच्चों के भविष्य को किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये आपके हाथ में, और आपके लिए ये चीजें समझना इसीलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। इन वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करिए, और ये सिम्टम्स, ये चीजों को ऑब्जर्व करिए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो पता चलेगा। अब तक मैं बताती आई हूँ कि ये बस अलग तरीके हैं, पर आज सारे प्रॉब्लम्स ही सुन रहे हो, तो इसमें फिर क्या स्ट्रेंथ है। जब हम कहते हैं कि एक आदमी, एक इंसान अंधा है, तो हम सबको एक सहानुभूति आती है उसमें, पर आप में से कितनों को ये पता है कि जब एक सेंसरी ऑर्गन, आपका आंख काम नहीं कर रहा है, तो बाकी के जो ऑर्गन्स है वो बहुत शार्प हो जाते हैं, है ना, उनकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आप में से कितनों को पता है कि एक अंधे इंसान में, हाँ, तो जिनको नहीं पता है वो याद रखिए, एक अंधे इंसान में आपसे कई ज्यादा सुनने की क्षमता होती है, सूंघने की क्षमता होती है, वो दूर से वाइब्रेशंस फील कर लेता है, और उसी तरीके से इनमें भी होता है। जो न्यूरोडाइवर्स इंसान होते हैं उनके कुछ ऐसे स्ट्रेंथ्स होते हैं जो हमने जिसको नॉर्मल समाज बना रखा है ना, ये इनके टक्कर में भी नहीं आते। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप इनके सामने कोई प्रॉब्लम ला दो जिसमें इनका इंटरेस्ट हो। इनकी एक ही बहुत बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि इनके इंटरेस्ट का होना चाहिए। ये एक या दो एरियाज में बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ एरियाज में बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जैसे एक बच्चा लिख पाता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, तो उसको अगर आप राइटिंग में आगे बढ़ाओगे, राइटर बनाओगे, तो वो बहुत अच्छा राइटर बन सकता है अगर उसमें वो क्रिएटिविटी है तो, अगर उसमें वो इंटरेस्ट है तो। इसीलिए ये चीज समझना जरूरी है। लोग कहते हैं कि ये सारे तो बस लेबल है, मैं क्यों जाऊं डॉक्टर के पास पता करूं कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है कि नहीं है, डिस्लेक्सिक है कि नहीं है, ये मैं पता करूंगी तो लोग उसको चिढ़ाएंगे। पर ये लेबल जरूरी है, क्योंकि आपके सामने अगर एक समुद्र है और आपको उसको तैर के पार पड़ना है, ठीक है, बच्चे को बड़ा करना समुद्र पार करने के बराबर है, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। तो आपको ये इससे मतलब नहीं है कि वो समुद्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है, आपको तो पार करना है, ये बात सही है। लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि वो समुद्र कितना बड़ा है, कितना गहरा है, उसमें कौन से जीव है, तो आप उस हिसाब से प्रोटेक्शन लेके, ट्रेनिंग लेके, उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे ना, अंदाजे से आगे नहीं बढ़ोगे। इसीलिए जब आपको कोई डाउट आए तो बच्चे का डायग्नोसिस अगर आप कराएं, इसके बहुत लंबे चौड़े टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आप कराएंगे तो 2-3 फायदे होंगे। एक है कि आपको बच्चे के क्रिएटिविटी के ऊपर पता चलेगा कि ये किस में अच्छा है, और फोकस इस पे ना करे कि इसको क्या नहीं आता है, जो नहीं आता है उसके लिए उसको हेल्प दे दें। कैलकुलेशंस, डिसकैलकुलिया है, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर दे दें, स्कूल भी अलाउ करता है। अगर आप पता करोगे तो और स्कूल में बताओगे तो स्कूल्स अलाउ करता है ये चीज। न्यूरो डाइवर्सिटी अभी सारे स्कूल्स अकोमोडेट करने लगे हैं। बच्चे को लिखना नहीं आता है, स्कूल बच्चे को राइटर देगा, वो जवाब बोलेगा, वो टीचर लिख के देगी। प्रोफेशनल राइटर्स आते हैं जिनको आप कुछ पैसे दे सकते हो, ज्यादा भी नहीं लेते हैं, हर पेपर के लिए कुछ 200-300 रुपए चार्ज करते हैं, वो लिख के देते हैं।
प्रोफेशनल रीडर्स आते हैं, बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, वो पढ़ के देंगे, बच्चा फिर भी पढ़ सकता है, एग्जाम लिख सकता है, बाकी बच्चों के साथ आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो समझना, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और पता करके फिर जिन चीजों में उसको नहीं आ रहा है उनको छोड़ दो, मदद दे दो और खत्म करो बात। जिसमें वो अच्छा है वो ढूंढ ढूंढ के निकालो। टेस्ट से भी आपको पता चल जाएंगे और आपके खुद के ऑब्जर्वेशंस। वो टेस्ट कराने के लिए भी ये कोई ब्लड का टेस्ट नहीं होता है, आपको घंटों घंटों बैठ के जवाब देने पड़ेंगे। 500-600 सवाल होते हैं जिनके जवाब देने पड़ते हैं, और वो जवाब देने के लिए आपको अपने बच्चे के बारे में उतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें पता करो। अटेंशन टू डिटेल, कौन से, मतलब कोई एक चीज में अगर वो बच्चा अच्छा है तो वो इतना ऑब्जर्वेंट होगा, जो चीज आपको नहीं नजर आएगी वो चीज वो देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगी वो चीज। तो ये जो अटेंशन टू डिटेल है ये उनकी यूनिक स्ट्रेंथ होती है। और कुछ मतलब जो भी उनके गुड क्वालिटीज हैं उस पर फोकस करना, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, जो मतलब हम सारे एक ही तरीके से सोचते हैं, रेस के घोड़े की तरह हम जाते हैं ऐसे। इनके पास ये लगे हुए नहीं होते हैं, न्यूरो डाइवर्स लोगों के पास, वो खोल के सोचते हैं, खोल के पूरी दुनिया उनकी है। तो वो ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकाल के ले आएंगे जो हम कभी कभी सोचते रह जाएंगे कि यार ये किसने सोचा था। ऐसे सवाल पूछेंगे जिससे आप भी मतलब दंग रह जाओगे कि ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तो क्या सब अच्छा होता है? फिर हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, उन्हीं को आपने ओवरकम करना है। कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर बच्चा ऑटिस्टिक है, उसकी दुनिया अगर अलग है आपसे, तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। सेंसरी सेंसिटिविटीज, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी सोसाइटी नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल समझते हैं, उन लोगों के लिए बनी हुई है। अभी हमने यहाँ पे इतने सारे ये लाइट्स भी लगा दिए हैं, ट्यूब लाइट्स भी ऑन कर दिए हैं। ठीक है, अभी अगर एक बच्चा यहाँ पर आए जिसके लिए सेंसरी यानी क्या, हमारे सारे सेंसेस, तो इसको बड़ी आसानी से ये येलो लाइट, वाइट लाइट, सब कुछ बहुत ज्यादा उसके ब्रेन में क्लटर करने लगेगा, और मैं जो भी कह रही हूँ वो सुन ही नहीं पाएगा, समझ ही नहीं पाएगा। नॉर्मल क्लास में बैठा हुआ है, उसको सवाल पूछा गया है, उसको जवाब आता है। जब आपने उसको पिछले दिन शाम को पूछा, उसने तड़तड़ आपको जवाब दे दिया। अगले दिन स्कूल गया, टीचर ने सेम सवाल पूछा, उसको जवाब देने नहीं आया। क्यों? क्लास में बाकी बच्चे शोर कर रहे हैं, और शोर भी कैसा, पेंसिल निकाल रहे हैं, पेंसिल बॉक्स बंद कर रहे हैं, बैग का क्लिप लगा रहे हैं, जिप बंद कर रहे हैं, ये सारा उसके लिए शोर है। अब अगर आपको पता है, टीचर को पता है, तो टीचर उसको अलग से बिठा के उसको सवाल पूछेगी, तो फिर वो जवाब दे पाएगा। उसको आता नहीं है ये नहीं, तो कई बार हम बच्चे को बोलते हैं, तेरा पता नहीं बाहर जाते से तेरे मुंह सिल जाते हैं। अब ये बच्चों को तो होता है, पर पता ये करिए कि कोई और तो नहीं है प्रॉब्लम, है ना। दूसरी चीज है सोशल इंटरेक्शन चैलेंजेस। अब एक ही तरीके से बात करना सही है, इसी तरीके से पेश आना सही है, ये हम सबने एक बना रखा है। अब इनको नहीं समझ आता, वो नहीं कर पाते हैं, तो हम इनसे इंटरेक्ट ही नहीं करते। मुझे नहीं बात करनी उससे, बड़ा अजीब तरीके से बात करता है, मुझे नहीं करना। बच्चों में भी होता है, और ये अगर सिर्फ अपने बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, आप अपने बच्चे को ये जाके आज प्लीज समझाइएगा, क्योंकि आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, जब आपके बच्चे खेलने जाते हैं, तो वहां पर किसी और बच्चे को वो अजीब समझ के दूर ना करें, उसको ग्रुप में लें, उसके साथ खेलें, उसको समझने की कोशिश करें। आपको आके बताए
कि मम्मी बताइए ये बच्चा ऐसे बोल रहा था, ये आपने जो मुझे बोला था इनमें से कुछ है, ऐसे क्यों कर रहा था वो? आप उनकी मम्मी से बात करोगे? चाहे आप बात ना करो, मैं समझ सकती हूँ कि इतना आसान नहीं है बोलना कि आपके बच्चे ने ऐसे करा, मत करें, लेकिन अपने बच्चे को समझाएं, उसको सेंसिटाइज करें, क्योंकि बच्चा जब खेलने आता है, जब स्कूल आता है, तो हर बच्चे को हक है एंजॉय करने का, है ना? तो अगर थोड़ा सा वो अलग है और उसको अलग कर दोगे, उसको आइसोलेट कर दोगे, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी? ये अपने बच्चों को भी जाके समझाएं। कुछ लर्निंग डिफरेंसेस, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, एक बड़ा अजीब वो होता है अगर बच्चे को डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्लेक्सिया तीनों है। ये भी संभव है कि बच्चा पढ़ सकता है, डिस्लेक्सिया नहीं है, रीडिंग कर सकता है, लेकिन स्पेलिंग नहीं आती है बच्चे को। बच्चा पूरा पूरा स्टोरी बुक पढ़ लेगा, लेकिन दो अल्फाबेट वाले शब्द भी नहीं स्पेल कर पाएगा, बिल्कुल भी स्पेलिंग नहीं आएगी। अब आप मुझे पूछोगे अगर स्पेलिंग ही नहीं आती है तो वो बच्चा पढ़ता कैसे है? और मैं एक शब्द बोलूंगी और आप कोई नहीं मानोगे, तुक्का मार के पढ़ता है वो बच्चा। ये है उसकी यूनिक एबिलिटी, जो मैंने पहले बोला, हम सोच भी नहीं सकते। अगर स्पेलिंग नहीं आता है तो तुम कैसे पढ़ोगे? लेकिन वो बच्चा तुक्का मार के पढ़ता है, और उसके कोई भी नया शब्द आ जाए उस बच्चे के सामने तो वो नहीं पढ़ सकता उस शब्द को। किसी का नाम आ जाए, क्योंकि नाम तो अलग अलग होता है, तो वो एक सिंपल मीना नाम भी नहीं पढ़ सकता, सीता नहीं पढ़ सकता, राम नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो बड़े बड़े शब्द पढ़ लेगा, मैथमेटिक्स पढ़ लेगा। क्यों? उसने 3-4 बार देख लिया उस शब्द को, वो उसके दिमाग में पिक्चर की तरह बैठ जाता है और वो तुक्का लगा लेता है। ये भी होता है, और हम कई बार ये बोलते हैं कि तू पढ़ लेता है और तुझे स्पेलिंग नहीं आती है, बट 100 बार लिख, याद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, नहीं होगा यार। बहुत जरूरी है ये जो चैलेंजेस हैं, ऑल्दो ये हैं चैलेंजेस, ये सच है, लेकिन ये एक इंसान को डिफाइन नहीं करती है। अगर हमेशा याद रखें कि इंसान पहले, न्यूरो डाइवर्सिटी बाद में। यानी क्या? हम किसी को ये बोलते हैं उस इंसान को अच्छाई है, ये बोलते हैं ना, उस इंसान को अच्छाई है, ऐसे बोलते हैं ना? नहीं बोलते। तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि उस बच्चे को ऑटिज्म है? समझे? तो बोलना कैसे है? आप बोलने से शुरुआत करोगे तो आपकी सोच बदलेगी, ठीक है? वो बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, बच्चे को डिस्क्राइब नहीं करता है ऑटिज्म। क्या होता है? उस बच्चे को कुछ चैलेंजेस है जो ऑटिस्टिक बच्चों को होती है। लंबा है थोड़ा, सेंटेंस बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि आप अगर बोलोगे वो बच्चा ऑटिस्टिक है, तो वो बच्चे से पहले आपने ऑटिस्टिक बोल दिया। वो बच्चा लिख नहीं पाता है, उस बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, लेकिन क्या बढ़िया पढ़ लेता है, हर जवाब आता है उसको, लेकिन पढ़ नहीं पाता, लेकिन क्या जवाब देता है। ये हमेशा पॉजिटिव पहले बोले, है ना, ताकि उस बच्चे को भी वही दिखे और वो उस पर फोकस करना बंद कर दे, ठीक है? हर बच्चा हेल्प मांगता है, ठीक है? ये भी एक याद रखिए। ये जो मैंने फोटो डाला है, डिस्लेक्सिया, वो जो तारे जमीन पे मूवी है, उसमें उस बच्चे ने कितने अलग अलग तरीके से मदद मांगी थी। हमें समझना है, वो तो बच्चा है, छोटा है, उसको क्या ही समझ आएगा, ठीक है? अगर परिवार में न्यूरो डाइवर्सिटी है, किसी को भी हो, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सपोर्ट लग सकता है उस इंसान को। अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप्स ज्यादा अच्छे हो सकते हैं
अगर आप अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे तो वो इंसान, वो बच्चा आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, क्योंकि वो आपको अपनी दुनिया में पाएगा। सडनली वो बर्नी जो है वो टूट जाएगी, और वो बर्नी को तोड़ने का काम आपका है, उसका नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो बर्नी में कैद है। सेलिब्रेट डिफरेंसेस एंड यूनिक एबिलिटीज। अगर कुछ अलग है, कुछ बहुत, कोई चीज में बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसको सेलिब्रेट करें, उसी चीज के ऊपर फोकस करें जो मैं बार बार बोल रही हूँ। जो नहीं आता है उसको छोड़ दें, वो नहीं होने वाला है। जब तक इंसान जाके ब्रेन के वायरिंग को नहीं बदल पाएगा, जो दिन वो हो पाएगा तब देख लेंगे। पर सच बताऊं तो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जब घर पे आलू लाते हो, कुछ आलू गोल होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ मेढ़े होते हैं, पर होते आलू ही है। उनकी सब्जी टेढ़ा आलू हो, मोटा हो, पतला हो, गोल हो, कैसा भी हो, सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी जितना आप बनाओगे। अगर आप अच्छा नहीं बनाओगे तो वो नहीं बनेगी, तो वो जिम्मेदारी आपकी है। भगवान ने अलग अलग बनाए हैं क्योंकि ये नेचुरल है, हम कोई मशीन में बने हुए नहीं है कि सारे एक रंग के होने चाहिए, एक जैसे सोचने चाहिए, एक तरीके से उठने चाहिए, एक तरीके से बैठने चाहिए। नहीं, हम मशीन मेड नहीं है, ठीक है। अब सपोर्ट कैसे करें आप फैमिली मेंबर्स को, किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीजें हैं, बट ये कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं। अगर आप में पेशेंस नहीं है, हर किसी में नहीं होता है पेशेंस, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट उनके साथ। आपको टाइम लेना है उनको समझने के लिए, उनके तौर तरीके समझने के लिए, और अपने आप को उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करिए। तो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, टाइम निकालिए। अगर समझ लीजिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास बहुत काम है, आपको घर भी देखना है, आपको साफ सफाई भी करनी है, खाना भी बनाना है, बच्चे को तैयार भी करना है, स्कूल भी भेजना है, सब कुछ करना है, ठीक है। और आपने एक मन में डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह 2 घंटे में, 1 घंटे में खाना बना लूंगी, आधे घंटे में इसको तैयार कर लूंगी। और रोज उस आधे घंटे में उसको तैयार करते टाइम घर पे महाभारत हो रहा है। खड़े नहीं रहता एक जगह पे, एक चीज नहीं करने देता है। जब देखो अपने आप को कहीं ना कहीं जाके ठोकर खा के आ जाएगा, कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी, इसका तो रोज का है। तो फिर अपना टाइम बढ़ाइए, उसको आधे घंटे के जगह पे 1 घंटा दीजिए, आराम से बैठिए, उसको करने दीजिए। और ये भी नहीं कि जल्दबाजी में करना है इसलिए उसको सब कुछ करके दे दिया, शर्ट भी पहना दी, पैंट भी पहना दिया, कभी इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाएगा वो। जैसे जैसे बड़ा होगा, अगर उसको शर्ट के बटन नहीं लगाने आते हैं तो आप आराम से बैठे उसके सामने, उसको बोले कि आईने के सामने आप खड़े हो जाओ और कोशिश करो मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं, आप करो। छुट्टी वाले दिन से कोशिश शुरू करिए। आपने टाइम निकालना है, चाहे तो खाना कम बना लीजिए, एक दिन साफ सफाई मत करिए, ठीक है, लेकिन उसे टाइम दीजिए। क्रिएट अ काम होम एनवायरनमेंट। जितना आप चिल्लाओगे, जितना शोर मचेगा घर पे, उतना इस बच्चे के लिए चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। मैंने अभी आपको समझाया कि लाइट, आवाज, सारी चीजें बच्चों को डिस्टर्ब कर सकती है। इन बच्चों को धीरे आवाज में बात करें, डांटे तो भी स्टर्नली डांटे। बेटा 4 बार मैं बता चुकी हूँ, 5वीं बार नहीं बोलूंगी, बैठ जाओ, वो समझ जाए। गला फाड़ के चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर। आप गला फाड़ के चिल्लाओगे 10 बार में भी उसको नहीं समझ आएगा। कि जैसे ही आप आवाज चढ़ा लेते हो, शब्द आपके खो जाते हैं, उसको नहीं समझ आता कुछ, ठीक है। एस्टैब्लिश रूटीन्स बहुत जरूरी है। इन बच्चों को रूटीन में डालना, किस चीज के बाद क्या होगा,
ये इनको पता होना बहुत जरूरी है। ये आसानी से बहुत एंग्शियस हो जाता है, तो क्या आज मुझे खाना नहीं मिलेगा? आसानी, जो आपने रूटीन बनाया है अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस रूटीन को फॉलो करें। और अगर आप किसी रीजन से नहीं कर पा रहे हो तो टाइम से उसके साथ बैठें और उसको समझाएं कि देखो बेटा, कल सुबह मुझे FWC के लिए जाना है, तो सुबह आपका नाश्ता जो है वो पापा बना देंगे, पापा रहेंगे आपके साथ घर पे। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, पापा किसी के भी घर पे नहीं होते हैं। बोलने की बात ये है कि अगर आप ये बोलोगे कि आप बाहर आ गए, वो बच्चा रो रहा है, तो आपके हस्बैंड फोन करेंगे, बोलेंगे क्या फायदा हुआ, ड्यूटी छोड़ के मैं बैठा हुआ हूँ, तेरा बेटा तो खा ही नहीं रहा है, मेरे पास तो उसको खाना ही नहीं है। और फिर आप भी उसको जाके चिल्ला दोगे, पापा थे घर पे फिर भी तुम्हें नहीं खाना है, हर चीज में जिद करना है, बैठे रहो पूरे दिन, मत खाना खाओ। आपने उस बच्चे को बताया था क्या कि आज उसके साथ ये चेंज होने वाला है? ये नहीं है कि उसको माँ ज्यादा पसंद है या पापा ज्यादा पसंद है, उसको चेंज पसंद नहीं है, तो आप उसको बता दें, इन्फॉर्म करें। अगर उसमें इनमें से कोई आपको प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं तो आप उसको पहले से बता दें। दादी आ रही है कुछ दिन, दादी आपको नहलाएगी, ये दादी आने से पहले समझा दें, नहीं तो फिर वो दादी को जाके बोलेगा मैं आपके पास नहीं आऊंगा, मम्मी मेरी अच्छे से मुझे नहलाती है, और फिर आपकी हो जाएगी अच्छे से चमड़ी। ठीक है, तो ये चीजें समझाना जरूरी है उनको टाइम से। एनकरेज देयर स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट, ये एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो भी उनकी शक्तियां हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, वो उन चीजों में जिसमें उनको दिलचस्पी है उनको आगे बढ़ाइए। ठीक है, इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और ये ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, शायद जल्दी मिल जाएगी, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इसी बात को मैंने अभी बोला है कि अजीब और नॉर्मल ये जो है ये स्टीरियोटाइप है, मतलब आप कैटेगरी में डाल रहे हो। जैसे हम नहीं करते थे बचपन में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वैसे अजीब नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जो न्यूरोडाइवर्जेंट है वो बिल्कुल फुलफिलिंग लाइफ लीड कर सकते हैं, हंसी खुशी अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, करियर हो सकता है उनका, फैमिली हो सकती है, वो सेटल हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम इस सोसाइटी के बक्से में से निकल के इसको एक समुंदर बनाने के लिए तैयार हो जिसमें कोई भी आ सकता है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो न्यूरोडाइवर्जेंट है। अब मैंने आपको बहुत सारे न्यूरोडाइवर्जेंसेस बता दिए, मुझे कुछ लोगों के नाम बताइए जो आपको लगते हैं कि इसमें फिट होता है, जो बड़े फेमस लोग हैं। पता है आपको? हाँ जी। फिल्म मेकर एंड राइटर एंड जीनियस पर्सन सत्यजीत राय, एंड ऑस्कर भी मिले हैं उनको, एंड मतलब वो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर मिला है। इट्स वेरी मतलब प्राउडफुल पर्सन बंगाली के। करेक्ट, और ये बंगाली है, इनके जो एंथुजियाज्म था इनके खड़े होके बोलने का, बिल्कुल सत्यजीत रे। फिल्म मेकिंग के अलावा कुछ नहीं आता था उनको, बट उनकी तरह फिल्म मेकिंग किसी को नहीं आता था, नहीं आता है। स्टोरी टेलर, राइटर, जैसे इन्होंने बोला, बस वही हिस्सा था दिमाग का जो काम करता था, बट और किस चीज की जरूरत पड़ी उनको? और कोई बता सकता है नाम? I'm not sure, but I think Albert Einstein, Picasso, Yes. all of them were very eccentric. Yes. And even today, designers, fashion designers, I don't know the names, but I'm sure they also have some kind of eccentricity. Eccentricities. तो eccentricities अगेन एक तरीका है ये बोलने का कि कुछ अलग है इसमें। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, सोच सकते हो आप, समय, डिस्टेंस, स्पीड, फिजिक्स पूरा उनके कंधों पे खड़ा है, और उनको पढ़ना नहीं आता था। He was dyslexic. He was dyslexic.
और एक बताती हूँ, न्यूटन, पिकासो, पिकासो बहुत बड़े आर्टिस्ट। ये पिकासो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ही हैड सिनेस्थेसिया, इसलिए वो रंग के साथ उनका जो नाता था, उनको रंग सुनने में, वो रंगों को सुन सकते थे, सूंघ सकते थे, टेस्ट कर सकते थे, ऐसे कहा जाता है। ही हैड सिनेस्थेसिया, उनको रंगों के आगे कभी कुछ दिखता ही नहीं था। तो इतने फुलफिलिंग लाइफ लीड कर सकते हैं, इतने फेमस पर्सनालिटीज हैं, तो ये अजीब कैसे हुए फिर? ये तो अलग है, इनके सामने तो हम अजीब हैं, है ना? और किसी भी तरह के भेदभाव या विचार के भेदभाव पे अपने कोई भी तरह का परहेज ना करें कभी भी। आप देख के मत, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। ये जो होता है ना, सबसे वर्स्ट, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इस कम्युनिटी के जो होते हैं ना, इनमें हमेशा ही दिमाग का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बुरी चीज है। ये नॉनवेज खाता है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रेगनेंसी में माँ नॉनवेज खाएगी तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बहुत हर्टफुल चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ब्रेस्ट फीड ना करने से ADHD के चांसेस बढ़ जाते हैं। सी सेक्शन के वजह से ऑटिज्म होता है। नेवी या मर्चेंट शिप पे जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके वाइफ्स को चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हस्बैंड्स बहुत ज्यादा समुद्र में वक्त गुजारते हैं, और अगर वाइफ प्रेगनेंसी के दौरान शिप पे रही तो हो सकता है। आर्मी में ये क्यों रेलेवेंट है मैं बोल रही हूँ, आर्मी में अगर हाई ऑल्टीट्यूड वाले जो एरियाज हैं, लेह लद्दाख हो गया, भूटान हो गया, जहाँ पर हमारे मतलब इसमें है, वहाँ पर अगर लेडी प्रेगनेंसी के दौरान रही तो बच्चे को ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, और अगर कोई ये कह रहा है अगर ठीक कर सकते हो उनको तो उनको समझाएं, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दें, अपने कान बंद कर लें और अपने बच्चों को समझाएं। बस अब आज से एक ही चीज़ है कि हम सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे की जो भी अलग अलग विचार है, तरीके हैं, सबको हम अपनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, उसको समझेंगे, और अगर उनको किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है तो करेंगे, नहीं ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, हम बस उनके साथ अच्छे तरह से पेश आएंगे। एक सपोर्टिव इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जिसमें हर इंसान को ये लगे कि मुझे कोई अलग नहीं करना, मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस कम्युनिटी में जा सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि आप जब अलग करोगे तो आपकी, समझ लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी दोस्त है जिसके साथ आप वॉक पे जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे, जिम जाते थे, वो दोस्त प्रेग्नेंट हुई, उसका बच्चा हुआ, वो बच्चा अगर ऑटिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है, और अगर उस दोस्त को पता चला कि आप या आपका बच्चा किसी भी तरीके से ऐसा कुछ भी कह रहा है, तो बच्चा पता नहीं बड़ा अजीब है, मैं तो उसको कहती रहती थी कि इतना जिम मत कर, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उसने कभी मेरी बात मानी नहीं। लो अब तो वो दोस्ती टूटेगी, कभी ना कभी घूम के वो पता चलेगा और वो दोस्ती टूटेगी, और वो दोस्त आपके पास कभी नहीं आ पाएगी अपने प्रॉब्लम्स को लेके, कभी नहीं आएगी, वो अपने आप को बंद कर लेगी। तो ये चीज ना करें, आप एक कम्युनिटी है, सपोर्ट क्रिएट करें कम्युनिटी में। हमेशा याद रखें कि डिफरेंस लेस नहीं है, डिफरेंट होना यानी कुछ कमी नहीं। तो अगर आपको कोई अलग लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें कोई कमी है,